Hello everyone, welcome to the Phoenix classes. Hello everyone. Now today I'm going to start a chapter molecular basis of inheritance. Basically it is a second chapter of the genetics unit in which first chapter we all have discussed about the principle of inheritance and variation, and here in this video I will explain you all about the molecular basis of inheritance. So basically molecular level पे जाके हमको inheritance के basis को समझना है. That means chromosomes, DNA एंड जीन, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उन पे फोकस हमको ज़्यादातर रखना है कि किस तरीके से कौन कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं कहाँ कहाँ पर. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या हम आज पढ़ने वाले हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए. सो फर्स्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर को एक जेनेटिक मटेरियल, परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करने के लिए. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स कितने हैं और उनके फीचर्स क्या हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, किस तरीके से वाटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया था, किसने डीएनए की डिस्कवरी की है, किसने डीएनए को न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया है. नेक्स्ट देखेंगे हम डीएनए जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डबल हेलिकल मॉडल में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी. तो पूरा डीएनए डिटेल में आज हम समझने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो. First thing, we are going to discuss about the molecular basis of inheritance. So molecular basis of inheritance हम start कर रहे हैं. So पहली चीज़ हमको देखना है characteristic of a genetic material. एक better genetic material होने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. पहली चीज़ वो तो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, दूसरी जनरेशन में जाना चाहिए भाई. सो उसके पास रिप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए. रिप्लिकेट करना मतलब सेम टाइप ऑफ थिंग से सेम टाइप ऑफ थिंग बनना. जैसे डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन कहलाता है. सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट. रेप्लिकेशन की पावर उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक से जब नई दूसरी सेल बन रही है या पेरेंट से जो सेल ऑफस्प्रिंग में आ रही है तो अगर वो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगी तो वो आगे कन्वे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को नहीं कर पाएगी. सो दैट इज़ वाई उसके पास रिप्लिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होनी चाहिए. सेकेंड थिंग क्या है कि स्टेबल म्यूटेशन ऑब्जर्व होना चाहिए. म्यूटेशन अगर आए तो वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि सडन एवोल्यूशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, म्यूटेशन की वजह से. और म्यूटेशन स्टेबल हो और साथ में क्या हो, एंड इट शुड बी इनहेरिटेबल. सो दो चीज़ें आई, एक तो क्या कि रिप्लिकेशन होना चाहिए और रिप्लिकेशन के साथ साथ ये इनहेरिटेबल भी होना चाहिए. एक जो है जनरेशन से ये म्यूटेशन दूसरे जनरेशन में भी जाना चाहिए. नेक्स्ट थिंग क्या आती है, इट शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाई ट्रांसक्रिप्शन. इट शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाई ट्रांसक्रिप्शन. आपने सेंट्रल डॉगमा के बारे में पढ़ा है क्लास 11th में. उसमें आपने पढ़ा था कि सेंट्रल डॉगमा में क्या था, हमने पढ़ा था कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और उसके बाद ट्रांसलेशन में उसी आरएनए से प्रोटीन बन जाता है. तो ट्रांसक्रिप्शन तो होना चाहिए ना, तभी तो आगे के मॉलिक्यूल्स बन पाएंगे, प्रोटीन भी बनेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन कैसे आगे जाएगी. सो दैट इज़ वाई ये तीन फीचर तो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में होने ही चाहिए. पहली चीज़ हमने देखी, रिप्लिकेशन होना चाहिए, म्यूटेशन अगर आए तो स्टेबल हो और साथ ही साथ क्या हो, इनहेरिटेबल हो, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसक्राइब भी होना चाहिए. दीज आर द थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. तो सबसे पहले इस चैप्टर में ज़्यादातर डिटेल में हमको क्या चीज़ के बारे में देखना है, सबसे डिटेल हमको देखना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है. सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम के ऊपर भी चीज़ें हैं, तो उनमें से जेनेटिक मटेरियल हम किसको कंसीडर करें, तो उसकी खोज करनी है इस चैप्टर में. तो अगर खोजना है हमको कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, प्रूव करना है कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, किस तरीके से है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आगे हम देखेंगे. तो उसको देखना है तो पहले हम समझ तो लें कि जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे. अब जो जेनेटिक मटेरियल आज हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, तो पहले हम न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फिर हम कंसीडर करने जाएंगे आगे कि
उसी को क्यों हमने जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया, क्योंकि जब हम कंक्लूजन निकालने जाएंगे कि कौन जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पहले हमको उसका स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तब तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जेनेटिक स्ट्रक्चर से पहले कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। तो हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल हमारा कौन है, न्यूक्लिक एसिड, ये हम आज जानते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन 1869 में ही फ्रेडरिक मिशर ने क्या कर दिया था, ये न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर कर दिया था। किस में डिस्कवर किया था? ही हैज सीन इट इन अ पस सेल। पस सेल में इसने डिस्कवर किया था। अब इन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिया था, इन्होंने इसी को क्या बोला था? इसी को बोला था न्यूक्लिन बोला था। क्या बोला था इन्होंने? ही टोल्ड, न्यूक्लिक एसिड नहीं बोला इन्होंने, क्या बोल दिया? उसी मटेरियल को न्यूक्लिन नाम दिया था। और साथ ही साथ एक पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया था कि डीएनए इज एसिडिक स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो क्या है? एक एसिडिक स्ट्रक्चर है, ये बता दिया था इन्होंने पहले। ये एसिडिक सब्सटेंस है, ये इन्होंने बता दिया था। नेक्स्ट, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये टर्म किसने दिया था? द टर्म न्यूक्लिक एसिड वॉज गिवन बाय एल्टमैन। किसने दिया था? एल्टमैन ने दिया था 20 साल बाद, सॉरी 1889 में ये दिया गया था। और डीएनए टर्म किसने दिया था? डीएनए ज़ेचेरिस ने दिया था, ZACHER। तो ज़ेचेरिस ने डीएनए टर्म दिया था। सो न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया, डिस्कवरी किसने की, कहाँ की, ये सब हमने देख लिया। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप अगर देखे जाएँ तो दो हैं भाई बेसिकली, RNA एंड DNA। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के हमारे न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड को अगर समझना है हमको तो पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड समझेंगे, पॉलीमर चेन कैसे बनती है वो देखना है, जो 11th में पढ़ रखा होगा आपने। चलिए समझते हैं। तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड में पहली चीज़ क्या बनाएंगे हम? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड हम समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें होती है इस न्यूक्लियोटाइड में, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड कोई भी होगा वो पॉलीमर चेन होगा इसी न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें आती है? पहली चीज़ आती है पेंटोज शुगर होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पेंटोज शुगर से स्टार्ट करते हैं। सो पेंटोज शुगर जो हमारा है, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर दो टाइप के हैं। पेंटोज नाम से ही पता चल रहा है 5 कार्बन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखने वाले हैं नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो थर्ड हमारा होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थर्ड हमारा होगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये तीन चीज़ों के बारे में हमको डिस्कस करना है तो हम न्यूक्लियोटाइड समझ पाएंगे। सो पहले देखें हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं। 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन रिंग के अंदर कितने आएंगे? 4 कार्बन आएंगे। ध्यान रखना है, रिंग के अंदर 4 कार्बन और बेसिकली कितने हैं? 5 कार्बन कंपाउंड। सो एक रिंग के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। पेंटोज शुगर पहले दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स हैं। एक को हम राइबोज बोलते हैं और दूसरे को डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर बोलेंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे डीएनए और आरएनए है भाई। राइबोज होगा तो आरएनए हो गया, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया तो डीएनए हो जाएगा। चलिए अब देखें क्या है स्ट्रक्चर में, क्या दिखता है हमको। सो बेसिक जो अपर ऑक्सीजन होगा, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हमने कार्बन ले लिया। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं रिंग में? 4 कार्बन, और ऑक्सीजन 1 दिखाई दे रहा है। अगर हमने इसको फर्स्ट कंसीडर किया 1 2 3 4 और 5वां कहाँ होगा? इधर कहीं होगा। ये 5th कार्बन है। 5 कार्बन नहीं है, मतलब ये 5th कार्बन है। 5 नंबर मतलब 5th कार्बन है। तो 5 कार्बन दिखाई दिए, लेकिन रिंग के अंदर कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। वैसा ही बेसिक स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज का भी है। 1 2 3 4, 4 हो गए, और 5वां कार्बन ये हो गया मान लेते हैं, ठीक है। ये 5 कार्बन है।
नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है भाई, यहाँ भी दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। अब क्या कहानी होती है, फर्स्ट कार्बन से हमेशा कौन जुड़ने वाला है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ने वाला है। पेंटोज शुगर से ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ना होगा, वो कहाँ से जुड़ेगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। यहाँ भी फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। यहाँ फिफ्थ कार्बन से मैंने अभी बताया कि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने वाला है, फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने वाला है, यहाँ भी हमने जोड़ लिया। अब बात क्या आती है, अब हमको H और OH जोड़ना है, H और OH जोड़ना है। अब क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखें हम, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें 6 है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 और 4, तो लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 की ज़रूरत है। इनको कोवैलेंसी दिखाते हैं, तो 4 की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, एक नाइट्रोजनस बेस से 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो एक ही बॉन्ड बनना है। मतलब यहाँ इसके साथ कौन जुड़ने वाला है, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, OH यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ बात करें, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक H आएगा और एक OH आएगा। यहाँ देखें तीसरा, एक H आएगा और एक OH आएगा। यहाँ देखें 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे एक सिर्फ H आएगा, OH नहीं आ सकता। यहाँ पाँचवा देखें तो यहाँ पे क्या है, 1 2 है, तो एक H और एक OH जुड़ेगा। अगर फॉस्फोरिक एसिड नहीं है तो यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो CH2OH हो जाएगा। तो ये तो हम अभी से समझ रहे हैं कि यहाँ ये जुड़ना है, इसलिए ऐसा कर दिया। लेकिन अगर यहाँ हम देखने चाहें कि पेंटोज शुगर सिर्फ, तो यहाँ पे CH2OH होगा। ये एक बॉन्ड बनना है जो कि नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा, यहाँ हम दिखा देते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे अभी, क्योंकि हम पेंटोज शुगर सिर्फ देख रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस से ये बॉन्ड बनाएगा, ये समझने के लिए है सिर्फ, ये भी एक बॉन्ड आगे बनाने वाला है। यहाँ देखें क्या है कि यहाँ भी उसी तरीके से 3 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो चौथा कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ H और OH होने चाहिए, जैसा कि पिछला था HOH, यहाँ भी HOH, यहाँ पे एक H, यहाँ CH2OH। अगर यही फॉस्फोरिक एसिड जुड़ना होगा तो ये एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं तो S छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये तो सेम हो गए, अलग कैसे होंगे, नाम है डीऑक्सी, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन यहाँ से गायब करना पड़ेगा। और वो ऑक्सीजन कहाँ से गायब होता है, सेकेंड कार्बन पे। सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन अगर हमने जोड़ दिया तो वहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसीलिए नाम क्या रखा हमने, डीऑक्सी। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। तो पेंटोज शुगर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के। अच्छा, इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये सोच के बताइए। स्टेबिलिटी राइबोस की ज़्यादा होगी या डीऑक्सी राइबोस की? सिंपल सी बात है, डीऑक्सी राइबोस की। क्यों, ऑलरेडी एडवांस है, हम ये भी समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ हम समझ सकते हैं कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। सो OH अगर है फंक्शनल ग्रुप तो वो रिएक्टिव होगा, और रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं बीच में रिंग के अंदर, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो क्या हो गया, रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम। यहाँ एक ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रिएक्टिविटी कम, तो स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू RNA क्या होगा, ज़्यादा होगा। राइबोस से ज़्यादा स्टेबल कौन है, डीऑक्सी राइबोस है। तो यहाँ आपको पेंटोज शुगर होप्सो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। सो नाइट्रोजनस बेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से ये जुड़ने वाला है। अब नाइट्रोजनस बेस अगर देखें तो प्यूरीन और पायरिमिडीन 2 हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन 2 हैं। अब प्यूरीन और पायरिमिडीन का भी रेशियो क्या आना है, 1 आना है। रेशियो क्या आना है, 1 आना है। ये दोनों बराबर अमाउंट में हो गया। अगर हम देखें सिंपली कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें प्यूरीन किनको कंसीडर किया जाता है, तो प्यूरीन हम एडेनिन और गुआनिन को प्यूरीन बोलते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन, A and G, एडेनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरीन। एंड पायरिमिडीन किसको बोलते हैं हम, साइटोसिन एंड थाइमीन और यूरेसिल को हम प्यूरीन बोलते हैं। देखिए पायरिमिडीन जो है 3 है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, लेकिन होंगे कितने किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, 2। अगर वो DNA होगा, इफ़ इट इज़ DNA, सो पायरिमिडीन कौन कौन से होने वाले हैं, साइटोसिन एंड थाइमीन। अगर ये RNA होगा तो पायरिमिडीन होने वाले हैं साइटोसिन एंड यूरेसिल। मतलब ये दोनों ऑप्शनल है, बट साइटोसिन हो सकता है हमेशा, ठीक है। थाइमीन और यूरेसिल में एक ही होना है, तो ले देखे क्या है, 2 प्यूरीन और 2 पायरिमिडीन प्रेजेंट होंगे किसी भी न्यूक्लिक एसिड में, लेकिन टाइप अगर देखे जाए तो 3 हैं पायरिमिडीन के। नेक्स्ट प्यूरीन की बात करें तो ये डाईसाइक्लिक होता है। ये कैसे होते हैं, डाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट पायरिमिडीन कैसे हैं, मोनोसाइक्लिक है,
प्यूरीन जो है आपने क्लास 11th में मॉडल्स भी बनाए होंगे, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है डायरेक्ट। तो एडेनिन का अगर आपने बनाया होगा तो डाइसाइक्लिक रहा होगा, साइटोसिन या थाइमिन बनाया होगा तो मोनोसाइक्लिक एक ही साइकिल रही होगी, अगर एडेनिन और गुआनिन बनाया तो डबल साइकिल दिखी होगी आपको, तो डाइसाइक्लिक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन एटम की संख्या कितनी है यहाँ? 4 होते हैं। नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 4 हैं प्यूरीन में। और नाइट्रोजन एटम इन पायरिमिडीन कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। इनके पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन एटम का पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन। ये 4 पोजीशन पे पाए जाते हैं क्या? नाइट्रोजन। यहाँ देखें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पोजीशन कहाँ है? फर्स्ट एंड थर्ड होगा। 7th और 9th तो होंगे ही नहीं यहाँ, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ठीक है। 2 पोजीशन पे यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे हम देखने जाएं तो यहाँ पे क्या है कि किससे कौन जुड़ता है ये ध्यान रखना है। किससे कौन जुड़ता है? तो पहली चीज़ आती है फर्स्ट कार्बन ही पेंटोस शुगर का जुड़ना है नाइट्रोजनस बेस से। अब 9th और फर्स्ट वाला देखना है। तो अच्छा 9th कहाँ मिल रहा है पोजीशन? यही मिल रहा है ना। तो ये किससे जुड़ेगा? फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर joins with 9th position of purine। और वही चीज़ यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर joins with फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडीन। सो पायरिमिडीन का फर्स्ट से फर्स्ट और प्यूरीन का फर्स्ट से 9th। अच्छा 9th और फर्स्ट ही है, ये ध्यान रखिएगा नाइट्रोजनस बेस में। तो 9th पोजीशन किस में अवेलेबल है? प्यूरीन में ही है ना, इसमें तो है ही नहीं। तो ऑलरेडी ये डिस्कस आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ हमने 3 4 5 डिफरेंसेस हमने देख लिए प्यूरीन और पायरिमिडीन में। तो प्यूरीन पायरिमिडीन का रेशियो हमेशा क्या आने वाला है? 1। ये कांस्टेंट रहने वाला है, बराबर रहेंगे, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन थाइमिन ये दोनों बराबर रहने वाले हैं किसी भी स्टेट में, क्योंकि एडेनिन जुड़ता है थाइमिन या यूरेसिल से, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। तो ये दोनों का जो भी इक्वलिटी आएगी वही इनकी भी आएगी। तो रेशियो 1 आएगा, जो कि चारगाफ रूल में आगे आप पढ़ लेंगे। चलिए, तो ये प्यूरीन और पायरिमिडीन हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। कहाँ कनेक्ट होता है वो भी हमने देख लिया। हमने देख लिया कि फर्स्ट कार्बन से यहाँ कनेक्ट होगा पेंटोस शुगर से, लेकिन अपने किस वाले पोजीशन से होगा? तो प्यूरीन होगा तो 9th से और पायरिमिडीन होगा तो उसके फर्स्ट से। और ये 9th और फर्स्ट दोनों पोजीशन पे नाइट्रोजन ही पाया जाता है, तो नाइट्रोजन से ही कनेक्ट होगा। और ये कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं। चलिए, अब हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ही क्या है? H3PO4 एसिड है ना, फॉस्फोरिक एसिड 5th कार्बन पे जुड़ रहा है, ठीक है। इट जॉइंस विद द 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, जॉइंस विद 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखें तो H3PO4 केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, ये होगा OH OH OH। तो क्या हो गया? H कितने हो गए? 1 2 3, O कितने? 4 और फॉस्फोरस 1। तो H3PO4 का ये स्ट्रक्चर है। और अब इन तीनों को हमको क्या करना है? आपस में जोड़ना है ताकि हम न्यूक्लियोटाइड बना सके। होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या कहानी है भाई। यहाँ पे हमको न्यूक्लियोटाइड देखना है। न्यूक्लियोटाइड तो क्या क्या चीज़ें थी? पहली चीज़ पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तीनों को ऐड करते हैं। मान लेते हैं कि हम डीएनए बना रहे हैं। हमने क्या कर दिया? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर ले लिया हमने,
साथ में क्या कर दिया हमने, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया एडेनिन, और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। ये तीनों चीज़ें हमने ऐड करनी हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा भाई। देखते हैं, पहला हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बना लेते हैं। ये देखिए धड़ाधड़ ख़त्म सब। क्या करना है भाई, ये हो गया हमारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, 5 कार्बन हो गए। अब इन 5 कार्बन में क्या क्या चीज़ें देखनी है भाई, यहाँ हमको जोड़ना है डीऑक्सीराइबोज। हम बना रहे हैं, यहाँ देखिए डी, RNA होता तो OH यहाँ भी लगता, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, H, यहाँ OH एंड H। यहाँ क्या जुड़ना है, H, यहाँ क्या जोड़ना है, H, यहाँ क्या जोड़ना है, CH2OH, यही रहना है। अब क्या कहानी है, ये तो हो गया पेंटोज शुगर हमारा बन गया, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब कहानी क्या करनी है भाई, फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जोड़ देना है। कौन सा, एडेनिन। एडेनिन जुड़ेगा, इसके कौन से पोजीशन से, 9th नाइट्रोजन से जुड़ने वाला है। ये कौन से पोजीशन से, फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, 5th कार्बन से किसको जोड़ना है भाई, फॉस्फोरिक एसिड। क्या था, H3PO4, OH है यहाँ, ये इसको और तोड़ देते हैं हम, इधर बना लेते हैं, इसका ये हो गया OH, ये इसका H2, ठीक है। अब कहानी क्या है, H2 ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा अच्छा लगे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब कहानी क्या है, ये H2O यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये H2O माइनस हो गया, और H2O माइनस होने की वजह से ये बॉन्ड बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। ये जो बॉन्ड बना ये सीधा बनेगा, ये जो बॉन्ड बना इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड से बना है ना, तो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, क्या बोलेंगे हम इसको, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। देखिए ईस्टर बन रहा है, डबल ओ बन गया, COOR को बोलते हैं। सो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बना। तो हुआ क्या कि ये जो बॉन्ड है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं, और इसको हम फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। तो 2 बॉन्ड्स यहाँ बने हैं। अब ये स्ट्रक्चर जो हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कंसीडर करने जाएं तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट बना, ठीक है। अगर हम यहीं पे फॉस्फेट ग्रुप निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। साइड निकाल देंगे किसको, फॉस्फोरिक एसिड को, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरिक एसिड इज व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। या हम बोल सकते हैं इसको उल्टा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। या न्यूक्लियोटाइड में ये सिर्फ यही निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यही दोनों बचेगा, तो भी बोल सकते हैं वही चीज़ है। तो अब अगर यहाँ से हम यही रिमूव कर देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। अगर हम फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड ब्रेक कर दें और इसका जो OH है उसको वापस ले आए हम, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। मतलब यहाँ क्या बना, डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ एडेनिन जुड़ गया है सिर्फ, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबो एडिनोसिन, ये फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसी की पॉलीमर चेन बनेगी तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। आपस में ये जुड़ते चले जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड की अगर पॉलीमर चेन बनती है तो न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA की। सो DNA का स्ट्रक्चर उठाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड आपने देख लिया। अब आपको 11th में भी ये समझ में आया होगा, बट अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर शुरू से ही देखना है हमको, ताकि चीज़ों को समझा सकूँ मैं। पता नहीं आपको आया है या नहीं आया, कितना याद है, कितना गायब हो गया आपके दिमाग से। सो दैट चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA से। सो स्ट्रक्चर जो है DNA का वो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। अब इस DNA के स्ट्रक्चर में देखिए, बेसिक चीज़ पहले मैं बना देता हूँ, DNA स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने स्मॉल इन्फॉर्मेशन ली थी कि किसने
डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने किया था। उसको नाम किसने दिया था? एल्टमैन ने दिया था। डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस किसने बताया था? मिशर ने बताया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि डीएनए नाम किसने दिया था? ज़ेचेरिस ने दिया था। फिर उसके बाद मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? मॉडल या स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। अब ये क्या बताया गया? इट इज़ अ पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसमें क्या क्या रहने वाला है भाई? पेंटोज शुगर कौन सा होगा? डीऑक्सी राइबोज रहने वाला है। तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वही होगा। प्यूरिन होगा अगर नाइट्रोजनस बेस तो 9th पोजीशन से कार्बन फर्स्ट ऑफ पेंटोज शुगर, और अगर पायरिमिडीन होगा तो फर्स्ट पोजीशन एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझने की कोशिश करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इट हैज़, वाटसन एंड क्रिक के हिसाब से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऐसा उन्होंने नाम ही दिया था। सो इट हैज़ 2 स्ट्रैंड्स, डीएस डीएनए इसीलिए बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड या 2 हेलिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये आ गई। दूसरा पॉइंट जो आता है हमारे पास, तो दूसरी चीज़ है ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या लिख लें? ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर चेन से एक एक स्ट्रैंड बना हुआ है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट था स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दे आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल। अगर हम देखें तो बेसिकली जो डीएनए का स्ट्रक्चर है हेलिकल है, हमको जब दिखता है बुक्स वगैरह में देखेंगे तो लगेगा ये ऐसे ट्विस्टेड है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये क्रॉस कर नहीं रहा है, ये इस तरीके से पैरेलल है, पैरेलल है। और साथ में कैसा है, ये देखिए दोनों के हेड्स ऊपर हैं, लेकिन ये कैसा है? ऐसे एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैप इसमें ऊपर है तो इसमें कैप क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है कभी भी। अच्छा, आपने स्टेयर्स देखे होंगे, जो सीढ़ियाँ होती हैं कुछ बाहर जो लोहे की होती हैं, वो ऐसे स्पाइरल होती हैं। स्पाइरल जो सीढ़ियाँ होती हैं वो ऐसे होते हैं। क्या उनके दोनों जो छोर हैं वो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से चिपक जाते हैं क्या? लेकिन बाहर से अगर देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं वो जॉइंट हो गए, लेकिन वो जॉइंट होते नहीं हैं, ये इस तरीके से होंगे। तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं ये क्रॉस कर रहे हैं सामने से अगर 2D में देखेंगे, लेकिन 3D देखने जाएंगे तो वो क्या होगा? एक दूसरे क्रॉस नहीं, वो ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बाहर से देखने में ऐसा लग जाता है। अगर यहीं से देखें हम ऐसे तो ऐसा लगेगा किसी पोजीशन पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ये क्रॉस करते नहीं, दे आर एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्यूरिन हमेशा पेयर किसके साथ करेगा? पायरिमिडीन के साथ करेगा। प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन, प्यूरिन पेयर्स विद पायरिमिडीन। नेक्स्ट हमको क्या पता है कि इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम का। जो डीएनए का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उस डीएनए के स्ट्रक्चर में हम जो इसका डायमीटर देखने जाएंगे वो डायमीटर 20 एंगस्ट्रम का होता है। अब इसमें कई सारे टर्न्स होंगे, जैसे मैं बनाने की कोशिश करूं तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये क्या है कि ये आगे वाला पोर्शन है और ये पीछे के से चल के आ रहा है, ये कभी क्रॉस एक दूसरे से नहीं हो रहा है, ये पीछे से आ रहा है। तो यहाँ पे हमको जो ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, ये 2 ग्रूव्स हैं, ये छोटा वाला है और ये ज़्यादा डिप्रेशन वाला है। ये कम, देखो ये क्या है, इसमें कम डिप्रेशन है, इसमें देखो क्या है, ज़्यादा डिप्रेशन है। तो कम और ज़्यादा डिप्रेशन के हिसाब से भी दो तरीके के ग्रुप बन रहे हैं, एक लार्जर ग्रुप और एक स्मॉलर ग्रुप।
जो डीप ग्रूव है, और ये स्मॉल ग्रूव है, हम ऐसा बोल सकते हैं, स्मॉल ग्रूव, और ये कैसा है, डीप ग्रूव। तो डीप ग्रूव से डीप ग्रूव अगर चलेंगे तो वो एक टर्न कहलाएगा, या फिर हम स्मॉल ग्रूव से स्मॉल ग्रूव चलते हैं वो भी एक टर्न कहलाएगा। ये देखो ये वाला क्या, इस साइड से ये डीप ग्रूव, तो डीप ग्रूव से डीप ग्रूव तक आए तो ये एक टर्न हो गया, ठीक है। या फिर हम यहाँ से देखें स्मॉल ग्रूव से स्मॉल ग्रूव, यहाँ भी हो सकता है वही चीज़, ठीक है। स्मॉल ग्रूव से स्मॉल ग्रूव या डीप ग्रूव से डीप ग्रूव चलेंगे तो एक टर्न कहलाता है। सो 6 पॉइंट आता है, 1 टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है इसका डिस्टेंस, 34 एंगस्ट्रम का होता है। और एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आते हैं। कितने बेस पेयर्स आएंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो होंगे, मतलब 20 आ जाएंगे, 10 बेस पेयर्स आएंगे, ठीक है। 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर एक टर्न में आ जाते, तो उस हिसाब से अगर 34 एंगस्ट्रम था और 10 से डिवाइड कर दें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उनके बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive nitrogenous base is equal to 3.4 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम होगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमारा है कि डीएनए जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए इज अ, जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये हेलिक्स कैसा हो सकता है, जो स्पाइरल है वो राइट साइड से भी हो सकता है और लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, तो ये राइट हैंडेड होता है। सो इसीलिए कैसा है, क्लॉकवाइज है, जो स्पायरिंग है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड ये घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम 10 नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, इस ग्रुप से इस ग्रुप, तो मान लेते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से 10 होंगे। तो 10 ये जो आए, ये जो नाइट्रोजन बेस दो ग्रुप के बीच में, इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रम। और इन दो के बीच में जो नाइट्रोजन बेस है ये कितना होगा, 3.4, और इसका जो ये डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रम। ये जो जिसमें ये पूरा आ रहा है ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रम। इन दो ग्रूव्स जो हैं, एक टर्न का कितना है डिस्टेंस, 34 एंगस्ट्रम, दो के बीच में डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रम होता है। तो ये जो है वो बेसिक पॉइंट्स हैं इनके कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी एंटी पैरेलल होगा, अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या होगा भाई, अब बैकबोन वगैरह समझना पड़ेगा। सो इसको हम रब करते हैं फिर आगे देखते हैं। अच्छा पहले इसको एक बार समअप कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, जिसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या मॉडल बोलते हैं, जो कि पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पे, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इन्होंने बताया, दैट मीन्स डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट, ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दे आर एंटी पैरेलल, 3 प्राइम ऊपर होगा तो दूसरे वाले में 3 प्राइम नीचे होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूरिन पेयर करेगा हमेशा किससे, पायरिमिडीन से हमेशा, और इनके बीच में रेशियो कितना है 1, वो 4 का फ्लूइड में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट, 1 टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रम, और एक टर्न में कितने, 10 नाइट्रोजनस बेस आएंगे। कितने नाइट्रोजनस बेस आएंगे, इज व्हाट, 1 टर्न एंड हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस, 10 नाइट्रोजनस बेस विल बी देयर इन दैट। नेक्स्ट, डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रम, ये डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 एंगस्ट्रम है। एक टर्न 34, 10 नाइट्रोजनस बेस। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस 3.4, क्योंकि 10 के। बेसिकली ये कौन सा है टाइप ऑफ डीएनए, जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे A, B, C, D और Z, 5 टाइप ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली वाटसन एंड क्रिक ने बी टाइप डीएनए की बात की थी। कौन से टाइप की बात हो रही है, बी डीएनए की बात हो रही है, वहाँ 10 होते हैं। बाकी हम जब टाइप्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे अलग अलग नंबर होते हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। ए में जैसे 11 होते हैं, क्लियर। तो अलग अलग टाइप जब पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इतने ही टर्न में, मतलब एक टर्न में किसी में 11 है, किसी में 12 है, किसी में राइट हैंडेड है, किसी में लेफ्ट हैंडेड है, तो एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज है, तो अलग टाइप ऑफ डीएनए उस बेसिस पे। लेकिन यहाँ हम देखें तो वाटसन एंड क्रिक ने किसकी स्टडी की थी, बी डीएनए की। तो दैट इज़ वाई 10 नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं हम। और हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। एक ही डीएनए है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, 5 में से एक ही एंटी क्लॉकवाइज होता है जो जेड है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अब बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं छोड़ देता हूँ साइड में। गए
चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी भाई कि एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, हम बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे, ऊपर यहाँ 5 प्राइम यहाँ 3 प्राइम रख लेते हैं, और दूसरा जो बनाएंगे हम वो एंटी पैरेलल जो होगा उसमें क्या हो जाएगा भाई 3 प्राइम ऊपर और 5 प्राइम नीचे हो जाएगा। ऐसा कुछ बनाना है हमको। अब 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट है, 1 2 3 4, ये 5वां, ठीक है, ये हो गया। अब इसको किसके साथ जोड़ना था भाई, एक और बना लेते हैं, 2 हम देख लेते हैं, 4 नहीं देखेंगे। क्लास 11th में आपको 4 बताया गया है, 4 के साथ जोड़ा गया है, हम 2 में ही कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए क्या है, ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन है। यहाँ भी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। अब क्या कहानी है भाई कि इन दोनों को जोड़ना है हमको। पहले हम हाइड्रोजन मेंशन कर लेते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं CH। यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक OH, यहाँ एक H और यहाँ CH2OH, ऐसा है। अब क्या करना है हमको भाई, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखना है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ेगा, तो फॉस्फोरिक एसिड जोड़ लेते हैं। 5 प्राइम वाला है, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ से वाटर छूमंतर कर देंगे हम, ये H इधर लिख लेते हैं। ये वाटर क्या हो गया, यहाँ से उड़ गया। अब ये वाटर उड़ने की वजह से ये बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे इसको, ठीक है। 5 प्राइम क्या हो गया, ऊपर हो गया ना, 5 प्राइम वाला देखिए ऊपर हो गया, 5 वाला। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ भी है फॉस्फोरस P, यहाँ पे बीच में क्या होगा, ये O होगा ना, ये हम रख लेते हैं O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा है। यहाँ क्या होगा, H, यहाँ H, यहाँ OH, ठीक है। अब इसके बाद अगर ऊपर जोड़ना होता तो ऐसा होता, अगर यहाँ तो कुछ ऊपर जुड़ा होगा तो फॉस्फोरस दिखाएंगे, नहीं तो नहीं भी दिखाएंगे, चलेगा। आगे क्या है, ये फॉस्फोरस जो है, ये कार्बन जो है CH2 भी यहाँ साथ में जुड़ा हुआ ना, H2OH था, तो ये OH हो गया। अब कहानी क्या है, यहाँ से नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है हमको, एक हाइड्रोजन होगा, फर्स्ट वाला है, यहाँ से भी नाइट्रोजनस बेस हम जोड़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब कहानी क्या है कि यहाँ जो नाइट्रोजनस बेस है, मान लेते हैं यहाँ हमने एडेनिन जोड़ा है, यहाँ पे हमने साइटोसिन जोड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो एडेनिन के 9th पोजीशन से इसके 1st पोजीशन से जुड़ेगा, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब जो एडिशन है इन दोनों में, ये देखिए H2O यहाँ से भी जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 3rd कार्बन का जो है वो फंक्शनल ग्रुप फ्री है, यहाँ 5th का फ्री है, सो दैट इज़ मीन्स ऊपर वाला 5 प्राइम और नीचे वाला 3 प्राइम, जहाँ का फ्री वो प्राइम वहाँ पे हम दिखाते हैं, नीचे 3 प्राइम देखिए वहाँ फ्री है। नेक्स्ट अगर दूसरी तरफ देखें तो एंटी पैरेलल हमको बनाना है। एंटी पैरेलल बनाना है, हम क्या कर लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा वाला, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये और ये हम 5वां दिखा देते हैं। तो ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, उल्टा बन रहा है, और ये 5th होगा। अब फर्स्ट वाले से क्या होगा भाई, इसी से जुड़ा होगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, और साइटोसिन से कौन जुड़ता है, गुआनिन जुड़ता है, यहाँ जोड़ दिया हमने, यहाँ गुआनिन दिखा दिया, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया। यहाँ देखिए 5 प्राइम फ्री है, देखिए 5 प्राइम, फॉस्फोरस यहाँ जोड़ सकते हैं, वैसे ही ऊपर चले जाते हैं। यहाँ क्या होगा, OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ सॉरी यहाँ भी H होगा, डीऑक्सी बना रहे हैं ना, तो 2nd कार्बन पे दोनों। अब आगे देखें यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, वैसे ही ऑक्सीजन, कार्बन 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 और ये 5वां कार्बन, ठीक है। ऊपर नहीं, इधर नीचे दिखाया तो इधर भी नीचे ही दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचे, ठीक है। अब ये देखिए फर्स्ट वाला है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो ये फर्स्ट वाला है, तो यहाँ से एडेनिन के साथ हम थाइमिन जोड़ देते हैं, यहाँ हो गया। एडेनिन थाइमिन के बीच में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ आपस में जोड़ना है, यहाँ CH2OH है, ये CH2, ये OH, ये क्या हो गया, यहाँ से ये उड़नछू, वाटर उड़नछू, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा। अब कहानी क्या है भाई,
कहानी ये है कि यहाँ पे H और OH रहा होगा, यहाँ देखिए 3 प्राइम ऊपर फ्री, 5 प्राइम नीचे फ्री, तो 3 प्राइम ऊपर 5 प्राइम नीचे। तो इस तरीके से ये DNA का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA। होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल दिया था। सो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम अप्रूव करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम चारगाफ रूल वगैरह पढ़ेंगे, छोटी मोटी चीज़ें हैं बाकी। उस चारगाफ रूल के बाद हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जेनेटिक मटेरियल को हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर हर्षे चेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद DNA इज अ कंजर्वेटिव मटेरियल वो पढ़ेंगे हम किस में, मेसेल्सन स्टैल एक्सपेरिमेंट में। फिर हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, देन ट्रांसलेशन, राइबोसोमल असेंबली, फिर लैक ऑपेरॉन, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो बेसिकली मुझे लग रहा है ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें कम से कम 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, ये 40-45 मिनट की वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू सो मच टिल देन, एंड होप रिवीजन करेंगे आप। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे। थैंक यू।